कहानी की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। अगले दिन उवैस की दावत वलीमा थी, जहां मैं मरकज़े निगाह बना रहा। मर्द तो क्या, गांव की औरतों को भी मेरे कारनामे की बाबत पता चल गया था। उवैस तो मेरे सदके कुर्बान जा रहा था। उसने हंसते हुए अपनी नई नवेली दुल्हन का शुक्रिया भी मुझ तक पहुंचा दिया था। मैंने इनकिसारी से उसकी बात का जवाब दिया, बस यार अल्लाह पाक ने इज्जत रख ली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल अल्लाह पाक ही सबकी इज्जत रखने वाला है, लेकिन ये भी हकीकत है कि हर बंदा इस तरह की उस्तादी नहीं दिखा सकता। उस वक्त बशीर बाबा ने आकर मुझे छाती से लगा लिया। वाह मेरे शेर, दिल खुश कर दिया है। अगर आप ना होते तो कल शायद पठान भाइयों के सामने हमारी सुबकी हो जाती। मैंने कहा, इज्जत जिल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है चचा। हाँ बेटा, सही कहा, सबब तो वही पाक परवरदिगार पैदा फरमाता है। मैं इस बात में सर हिलाकर उवैस के साथ चारपाई पर बैठ गया। सुबह 10 बजे ही खाना खिलाने का सिलसिला शुरू हो गया था। मैं चूंकि दुल्हा का करीबी दोस्त था, इसलिए मैं भी इंतजामिया में था। और फिर दिन 12 बजे के करीब अबूजान ने वहीं आकर मुझे एक मेहमान की आमद की इत्तला दी। कौन है अबूजान? तुम्हारा फौज का कोई साथी है बेटा। मैंने कहा, उसे यही साथ ले आना था। अबूजान ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, वो हमारा मेहमान है बेटा, तुम्हारे दोस्त उवैस का नहीं है। मैंने कहा, अच्छा आप चले, मैं उवैस को बता के आता हूँ। अबूजान सर हिलाते हुए वापस मुड़ गए और मैं उवैस की तरफ बढ़ा कि उससे इजाजत लेना जरूरी था। उवैस ने बिला तकल्लुफ ऑफर की, यार मेहमान को यहीं ले आते। मैंने कहा, मेरा भी यही इरादा था, मगर अबूजान कहते हैं कि घर की रहमत पर पहला हक उसी घराने का होता है जहाँ रब्बे पाक ने वो रहमत भेजी हो। चलो ठीक है, वो फीकी मुस्कुराहट से बोला और मैं घर की जानिब चल दिया। बैठक में अबूजान के हमराह शहजाद बैठा हुआ था। उसका ताल्लुक भी तिलागंग से ही था। अरे शहजादे तुम। मैं बाजू फैलाकर उसकी जानिब बढ़ा। वो भी मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया था। पुरतबाक मौनके के बाद उसके साथ ही चारपाई पर बैठ गया। अच्छा आप लोग गपशप करो, मैं खाने का देख लूं। अबूजान घर के अंदर की जानिब बढ़ गए थे। टेबल पर धरे चाय के बर्तन वो साथ ले जाना नहीं भूले थे। सुनाओ भाई, कैसे रास्ता भूल पड़े? वो हंसा, कोई अच्छी खबर नहीं है। मैंने कहा, या अल्लाह खैर। मैंने डरने की अदाकारी की। बोला, इतना भी डरने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारी बकिया छुट्टी मंसूख हो गई है। मैंने मुंह बनाया, धत तेरी की। बोला, घबरा गए? मैंने तंजिया लहजे में जवाब दिया, नहीं बहुत खुश हूँ। बोला, वजह नहीं पूछोगे? मैंने कहा, नहीं, पहले छुट्टी की मंसूखी की खबर हजम कर लूं। वो बोला, अब इतना भी खराब नहीं है तुम्हारा हाजमा। मैंने कहा, अच्छा फूटो, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। उसने कहकहा लगाया और कहा, यकीन मानो किसी फौजी के लिए सबसे बुरी खबर छुट्टी से बुलावे की होती है। सही कहा यार। मैंने तकिए के साथ टेक लगा ली। उसने मोहतात अल्फाज में मुझे असल बात बताना चाहिए। किसी कोर्स के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाने का सुना है मैंने। मुल्क से बाहर? क्या मैंने जाना है? मेरे लहजे में बेयकीनी थी। 2 निशानेबाज जाएंगे और उनका इंतखाब कारकर्दगी की बुनियाद पर होगा, तो 2 बंदों के जाने का मेरी छुट्टी से क्या ताल्लुक? बोला, कल से तमाम लोगों की 2 हफ्तों की प्री ट्रेनिंग शुरू हो रही है। ट्रेनिंग के इख्तिताम पर अच्छी कारकर्दगी वाले 2 स्नाइपर्स अमेरिका जाएंगे। वहां पर दूसरे मुल्कों से भी कुछ स्नाइपर्स आ रहे हैं। वहां पहला हफ्ता तो रेंज मास्टर की साइट के बारे में जानकारी मुहैया करने के मुतालिक होगा। उसके बाद 8 हफ्तों का स्नाइपर कोर्स है, जिसमें कारकर्दगी की बुनियाद पर सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे और यकीनन हर मुल्क चुने हुए अफराद ही भेजेगा, और यही कोशिश हमारे कमांडर की भी है। मैंने हैरानी से पूछा, मगर यार रेंज मास्टर तो बरतानिया का हथियार है। उन दिनों रेंज मास्टर नई पाकिस्तान आर्मी में वारिद हुई थी। ये एक लॉन्ग रेंज और बड़े कैलिबर वाली स्नाइपर राइफल है और अपनी टेलीस्कोप साइट की मदद से कोई भी अच्छे निशानेबाज इससे 1.5 से 2 किलोमीटर तक किसी इंसान को निशाना बना सकता है। अपने बड़े कैलिबर की वजह से इसे अफराद के अलावा मटेरियल के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बोला, हाँ मगर लियोपोल्ड साइट एक अमेरिकन कंपनी की इजाद है। उसने मेरी मालूमात में इजाफा किया। मैंने पूछा, जाना कब है? उसने कहा, बताया तो है, 2 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद जिन अफराद का इंतखाब होगा वही जाएंगे। शायद हफ्ता एक मजीद कागजी कार्रवाई में लग जाएं। मैंने कहा, मतलब 2 हफ्तों बाद मुझे ये बकिया छुट्टी मिल जाएगी? उसने हैरानी से पूछा, क्यों, तुम नहीं जाना चाहते? मैंने कहा, मेरे चाहने से क्या होगा, कई पुराने स्नाइपर्स मौजूद हैं, वो हमें आगे थोड़ा बढ़ने देंगे। वो खुलूस से बोला, कोशिश करो, तुम जा सकते हो, खुश फहमी है तुम्हारी। मैंने कहा। वो बोला, नहीं, खुश फहमी हमेशा अपने बारे में हुआ करती है। उसी वक्त अबूजान खाने के बर्तनों के साथ अंदर दाखिल हुए। मैं घबरा कर खड़ा हो गया। मैंने कहा, अबूजान मुझे आवाज दे ली होती। मैंने जल्दी से बर्तन उनके हाथ से पकड़ लिए। कोई बात नहीं बेटा। अबूजान ने मुस्कुरा कर कहा, ये कौन सा बोझ है, चंद रोटियां और डोंगा भर कर सालन ही तो है। मैंने कहा, बात वजन की नहीं, एहसास की है। मुझे नादिम देखकर अबूजान ने तसल्ली देते हुए कहा, मेहमान के लिए लाया हूँ बेटा। उन्हें वापस जाता देखकर मैंने कहा, आप भी आए ना।
बोले मैं खा चुका हूँ। खाने के बर्तन शहजाद के सामने धरते हुए मैंने भी साफ गोई से कहा, मैं भी आपका साथ नहीं दे सकता। बोला क्यों, डाइटिंग कर रहे हो या भाभी की इजाजत नहीं? मैंने कहा मैं वलीमे से आ रहा हूँ, कोई गुंजाइश नहीं, यकीनन नहीं। ये कहकर वो खाने को जुड़ गया, मगर इस दौरान उसकी जबान नहीं रुकी थी। यार शानी, तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा है और स्नाइपिंग में निशाने की बहुत अहमियत होती है। अच्छा एक और बात बताऊं, मुझे उस्ताद उमर दराज से मुलाकात याद आई। कल अपने दोस्त उवैस की शादी के सिलसिले में हम सवाबी गए थे। वहाँ इत्तेफाक से उस्ताद उमर दराज से मुलाकात हो गई। उमर दराज? मैं हंसा। तुम उसे इजराइल सानी के नाम से जानते होगे क्या? यानी वो एक हकीकी किरदार है? उसने चबाए बगैर निवाला निगलते हुए हैरानी से पूछा। उसकी हैरानी बजा थी। उस्ताद उमर दराज के इतने ज्यादा किस्से हमने सुने थे कि वो हमें अफसानवी किरदार लगता था। मैंने कहा बिल्कुल। बोला मगर तुमने उसे कैसे पहचाना, मतलब तुम्हारा तारुफ कैसे हुआ? जवाबन मैंने मुलाकात की सारी तफसील दोहरा दी। उसने बेसाख्ता मुझे दाद देते हुए कहा, वाह, इसका मतलब है जनाब की निशानेबाजी की शोहरत पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा तक फैल चुकी है। मैंने कहा शोहरत कहाँ यार, उस्ताद उमर दराज ने मेरे शेखी के गुब्बारे से ऐसी हवा निकाली कि अब तो शर्मिंदगी हो रही है। बोला बेवकूफ हो तुम, उस जैसे अहले फन का तुम्हारी निशानेबाजी पर बात करना ही तुम्हारे लिए बाइस फख्र है। मैंने इस बात में सर हिलाया, सही कहा बिल्कुल। बोला वैसे वो दिखने में कैसा है? मैंने कहा दरमियानी कद-ओ-कामत का है, करीबन मेरे जितना ही कद होगा। वो बोला कभी मौका मिला तो मुलाकात को चलेंगे। मैंने कहा इंशाल्लाह जरूर। बोला वापसी का क्या इरादा है? मैंने कहा अपनी कहो। बोला जुम्मे को आया था और आज ही वापसी है। मैंने कहा ठीक है, बस अड्डे पर मेरा इंतजार करना, इकट्ठे चलेंगे। और उसने खाने से हाथ खींचते हुए इस बात में सर हिला दिया। दौड़ना भागना आर्मी के हर कोर्स, खेल और केडर का जुज़्वे लायुनफक है। हम भी सुबह की सख्त तरीन पीटी के बाद फायरिंग रेंज पर पहुंचे तो इंस्ट्रक्टर शिद्दत से मुंतजिर नजर आए। चूंकि पीटी और फायरिंग के इंस्ट्रक्टर अलग-अलग थे, इसलिए फायरिंग इंस्ट्रक्टर वहां पहले से मौजूद थे। सूबेदार राव तसव्वुर साहब हमें पढ़ाने लगे। स्नाइपिंग आप लोगों के लिए कोई नया मौजू नहीं है, लेकिन अल्फाज के तकरार और दोहराई से हमेशा इंसान को ज्यादा से ज्यादा सीखने का मौका मिलता है। बाज़ औक़ात तो यूं होता है कि कोई बात दूसरी या तीसरी दफा समझाने पर इंसान के दिमाग में बैठती है। हम आज भी ज्यादातर पुरानी बातों को दोहराएंगे। इसका मतलब ये लेना भी बिल्कुल गलत है कि कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, गोया हम दोहराई के साथ पढ़ाई भी करेंगे। आप जानते होंगे कि एक अच्छे स्नाइपर के लिए चंद बातों की अहमियत बहुत ज्यादा होती है, जैसा कि वो अच्छा निशानेबाज हो, छुपाओ और तिलबीस का माहिर हो, जंगी चालों से अच्छी तरह वाकिफ हो, उसे नक्शा बीनी पर उबूर हो, बहुत ज्यादा कुव्वत बर्दाश्त का मालिक हो और जल्दी से फैसला करके उस पर अमल करने की अहलियत रखता हो। गो इसके अलावा भी कई खुसूसियात एक अच्छे स्नाइपर से तवक्को की जा सकती हैं, मगर इनकी हैसियत सानवी है। जहाँ तक ताल्लुक है निशानाबाजी का, ये एक कुदरती सलाहियत होती है और ज्यादा सिखलाई उस सलाहियत को मजीद पॉलिश करती है। अगर एक आदमी कुदरती तौर पर एक अच्छा फायरर नहीं है तो ज्यादा प्रैक्टिस से उसका फायर बेहतर तो हो सकता है, बेहतरीन नहीं हो सकता। मतलब वो अच्छा सिपाही बन सकता है, अच्छा स्नाइपर नहीं बन सकता। निशानाबाजी के अलावा जल्दी और बर वक्त फैसला करने की अहलियत भी एक आदमी को कुदरती तौर पर मुयस्सर होती है। अलबत्ता बाकी की सलाहियतें मश्क के मुतकाजी होती हैं। जैसे छुपने के लिए ये जानना जरूरी है कि चीजें नजर क्यों आती हैं। कोई बता सकता है चीजें नजर क्यों आती हैं? राव साहब हमेशा तबादला ख्याल के अंदाज में लेक्चर देते। शहजाद जल्दी से बोला, जी सर। शक्ल सूरत से, साए से, हरकत से, फौजी साजो सामान से, सतह से, पस मंजर से और दरमियानी फासले से। गुड। अब जबकि हमें पता चल गया कि हम किस वजह से नजर आ सकते हैं, तो छुपने के लिए हमें इन बातों से परहेज करना होगा। देखें, भेड़ों के रेवड़ के दरमियान चलता हुआ गडरिया हमें फौरन नजर आ सकता है, लेकिन वही गडरिया अगर अपने हाथ जमीन पर टेक कर घुटनों के बल चलना शुरू कर दे तो यकीनन उसका नजर आना मुमकिन नहीं रहेगा। क्या ख्याल है? जी सर, हम यकजबान होकर बोले। इसी तरह सरसब्ज झाड़ियों के बीच सफेद, सुर्ख, जर्द रंग वगैरह किस्म के लिबास पहनकर छुपने की कोशिश करना नाकामी को गले लगाने वाली बात है। अलबत्ता सब्ज रंग का लिबास आपको सब्जे का हिस्सा बना देगा। इसके बरक्स अगर आप बर्फीले इलाके में हैं तो वही सब्ज रंग आपको फंसा देगा। वहाँ आपको सफेद रंग का लिबास छुपने में मदद दे सकता है। उसके साथ ये भी याद रखें कि साकिन अशिया के दरमियान आपकी जरा सी हरकत बड़ी आसानी से मुशाहिदे की जद में आ जाएगी और स्काईलाइन पर हरकत तो एक स्नाइपर के लिए तबाहकुन है। उनकी बातें जारी रहीं। राव साहब का किसी भी मौजू पर लेक्चर सुनकर मेरे दिल में यही ख्याल जन्म लेता कि मैं इस मौजू के बारे में बहुत कम जानता हूँ। हमेशा उनके लेक्चर में नए नए निकात और उम्दा मालूमात की भरमार होती।
2 पीरियड पढ़ाई के बाद हम फायर करने लगे और बकिया दिन उसी काम में गुजरा। 2 हफ्तों के बाद हमारा टेस्ट होना था, जिसमें सबसे ज्यादा बेहतर निशानेबाजी के नंबर थे। पहले हफ्ते के इख्तिताम पर मैंने वीकेंड लिया, लेकिन घर जाने के बजाय मैंने सवाबी का रुख किया। हमारे उस्ताद भी हमें अच्छा पढ़ा रहे थे, मगर इसके बावजूद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मुकाबले के टेस्ट से पहले उस्ताद उमर दराज से कोई रहनुमाई ले लूं। यकीनन उसके पास अमली तजुर्बा मौजूद था। सवाबी से 20-22 किलोमीटर आगे उसका गांव था। शेवा नाम का गांव काफी बड़ा था। उसका मकान ढूंढने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं हुई थी। दरवाजे पर इत्तलाई घंटी की गैर मौजूदगी में मुझे दरवाजा खटखटाना पड़ा। दरवाजा उस्ताद उमर दराज ने ही खोला। अरे जीशान बेटा, मुझे देखते ही उसने हैरानी से कहा और उसके साथ ही मुआनके के लिए बाजू वाह कर दिए। मैंने एहतराम से जवाब दिया, जी सर। अंदर आ जाओ। उसने एक तरफ होकर मुझे अंदर जाने का रास्ता दिया। मैंने घर में दाखिल होते हुए हैरानी से पूछा, वैसे सर शायद मैंने अपना नाम आपको नहीं बताया था। वो बोले, ये सवाल इस बात का सबूत है कि तुम अपनी ट्रेनिंग को आम जिंदगी में बरूए कार नहीं ला रहे। मैंने कहा, भला वो कैसे? उस्ताद उमर दराज के इशारे पर मैं सहन में बिछी चारपाई पर बैठ गया था। बोले, भूल गए? उस दिन जब तुम लोग वापस जा रहे थे तो तुम्हारे दोस्त ने नाम लेकर तुम्हें पुकारा था, और एक स्नाइपर की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि उसे हफ्ते डेढ़ में किसी का नाम ही भूल जाए। उसकी बात सुनकर मैं शिश्तर रह गया था। वाकई में उसकी याददाश्त और मुशाहिदा गजब का था। किसी दूसरे पर पुकारने पर किसी का नाम यूं याद रख लेना बज़ाहिर आम सी बात है, मगर रोजमर्रा की जिंदगी को देखें तो इस बात का अंदाजा होगा कि क्या हम सरसरी मुलाकात में किसी का नाम इस तरह याद रख सकते हैं। यकीनन सैकड़ों में कोई एक आध बंदा ही याद रख पाता होगा। मैंने कहा, सर आप कुदरती स्नाइपर हैं। मैं तारीफ किए बगैर न रह सका। बोले, वाह, एक नाम याद रखने से मैं स्नाइपर बन गया। मैंने कहा, सर नाम तो मैं एक वक्त में दर्जनों याद कर लूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी याददाश्त भी बहुत अच्छी है, मगर आपका अंदाज थोड़ा निराला है। वो हंसा। खैर छोड़ो, ये बताओ चाय, कहवा या ठंडा चलेगा? मैंने बगैर किसी तकल्लुफ के जवाब दिया, मौसम की मुनासिबत से तो ठंडा ही बेहतर रहेगा। उसने वही से जोरदार हाँक लगाई, वशमा, और उसके बाद पश्तो में जो कुछ कहा उसमें सिर्फ शरबत का लफ्ज मेरे पल्ले पड़ा था। और फिर इससे पहले कि मैं वशमा के बारे में कोई अंदाजा लगाता, वो अपना तारुफ करवाने लगा। उसकी नरीना औलाद नहीं थी। 2 बेटियां थीं जो कि कब की अपने घर की हो गई थीं, बल्कि अब तो खुद बच्चों वाली थीं। इन दिनों वो अपनी घर वाली के साथ अकेला ही रह रहा था, और यही वजह थी कि वो मुझे सीधा घर के अंदर ले आया था, वरना पठानों में किसी को घर के अंदर ले जाने का रिवाज जरा कम ही है। मेहमान की खातिर हर घर से मुल्हक बैठक होती है। शरबत बनाकर उसकी बीवी वहीं ले आई थी। जग ग्लास टेबल पर रखकर उसने मेरे सर पर हाथ रखकर पश्तो में कुछ कहा, जिसका तर्जुमा उस्ताद उमर दराज ने किया। वो मुझसे हाल चाल पूछ रही थी। मैंने कहा, ठीक ठाक हूँ खाला, बस आपकी दुआ चाहिए। मेरी बात का तर्जुमा भी उस्ताद उमर दराज ने पश्तो में किया और वो सर हिलाते हुए वापस चली गईं। उस्ताद उमर दराज ने मुस्कुराते हुए मुझे मशवरा दिया, वैसे तुम्हें पश्तो सीख लेना चाहिए। ये कहकर वो ग्लास भरने लगा। सही फरमाया। शरबत का ग्लास उसके हाथ से थामते हुए मैं इत्मीनान से बोला, फिलहाल तो आप मुझे निशानेबाजी के बारे में कुछ सिखाएं। बोले, इतने अच्छे निशानेबाज तो हो तुम। मैंने कहा, शायद ऐसा ही है, मगर मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। बोले, तो किसने कहा है कि तुम मुझसे कम हो? मैंने कहा, सर गो आप कसर नफ्सी से ये कह रहे हैं। इसके बावजूद मैं फूले नहीं समा रहा। वो बोले, अब ऐसा भी नहीं है। मैंने कहा, सर अब छोड़ें, ये भी ना हो कि मैं फूल कर फट ही जाऊं, और मेरी याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं है। मुझे आपकी सारी गुफ्तगू हर्फ बहर्फ याद है कि मेरे फायर में आपको कौन कौन सी खामियां दिखाई दी थी। अब मैं वो और उस जैसी मजीद खामियां दूर करने आया हूँ। उसने हैरानी से पूछा, इसके लिए आपके उस्ताद मौजूद है ना, या उनसे मुतमईन नहीं हो? मैंने कहा, नहीं, बहुत अच्छे उस्ताद हैं, खासकर राव तसव्वुर साहब तो बेहतरीन इंस्ट्रक्टर हैं। मैंने खुलूस दिल से कहा था, लेकिन आप तो उनके भी उस्ताद हैं, बल्कि उनके उस्तादों के भी उस्ताद हैं। वो बोले, हाँ, मगर अब तो कई जदीद राइफल्स मुतारिफ हो गई हैं और हम ठहरे माजी के स्नाइपर। मैंने कहा, सर निशानेबाजी की असल टेक्निक तो वही है ना? वो मुस्कुराया। वैसे तुम्हारे बारे में मेरा अंदाजा ठीक था कि काफी जिद्दी हो। मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, परसों शाम को मेरी वापसी है। उसने पूछा, हथियार तो यकीनन साथ नहीं लाया होगा? मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, सर आप तो आर्मी के कवानीन के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। बोले, यूं ही पूछ लिया था। वैसे मेरे पास ड्रैगनोव मौजूद है। मैंने तहसीन आमेज लहजे में कहा, वेरी गुड। ड्रैगनोव स्नाइपर राइफल रूस की इजाद करदा एक सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल है। हालांकि उमूमी तौर पर स्नाइपर राइफल्स बोल्ट एक्शन होती हैं, मतलब हर दफा फायर के बाद राइफल को कॉक करना पड़ता है। उसकी रेंज 1000 मीटर है और मैगजीन में 10 गोलियों की गुंजाइश है। उसका बुलेट स्टायर स्नाइपर जितना ही होता है, मतलब 7.62 mm। बोले, बस मियाँ शौक था, पिछले साल कुछ रकम हाथ लगी थी और मैंने अपना शौक पूरा कर लिया। ठहरो तो मैं दिखाता हूँ।
یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور چند لمحوں بعد ڈریگنوف رائفل کو ہاتھ میں پکڑے کمرے سے برآمد ہوا۔ رائفل کی بھوری باڈی چمک رہی تھی۔ واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ استاد عمر دراز اس کی صفائی کا خصوصی اہتمام کرتا ہے۔ بولے، یہ دیکھو۔ اس نے رائفل اس انداز میں دونوں ہاتھوں میں پکڑی اور ایسے میرے حوالے کی گویا وہ کوئی مقدس صحیفہ ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے رائفل تھامتے ہوئے اپنی ٹریننگ کے مطابق سب سے پہلے رائفل کی میگزین اتاری اور پھر 2 دفعہ کاک کر کے اس کے خالی ہونے کا یقین کرنے کے لیے اس کی بیرل اوپر کی طرف کر کے میں نے ٹریگر پریس کیا اور پوچھا، کافی مہنگی آئی ہوگی؟ بولے، نہیں، میرے شوق سے تھوڑی کم قیمت ہی تھی۔ میں نے کہا، ہاں سر، شوق سے تو ہر قیمت کم ہی ہوتی ہے۔ اور اس کی ٹیلیسکوپ سائٹ؟ میں بے ساختہ ہنس کر پوچھا۔ بولے، خریدی تھی، اس کے بغیر یہ رائفل کس کام کی؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، بالکل صحیح کہا سر۔ اسی وقت شام کی اذان ہوئی۔ وضو کر کے ہم مسجد میں چلے گئے۔ وہاں کافی آدمیوں نے مجھے پہچان لیا تھا۔ اویس کی شادی کے دن میں نے نشانہ بازی کا جو مظاہرہ کیا تھا وہ انہیں بھولا نہیں تھا۔ وہ تمام مجھے بہت محبت اور عقیدت سے ملے تھے۔ نماز کے بعد کافی آدمی بضد تھے کہ میں ان کے گھر کھانا کھانے چلوں، مگر استاد عمر دراز خود ایک روایتی پٹھان تھا۔ گھر آئی رحمت کو وہ کسی کے گھر کیسے جانے دیتا؟ کھانا کھا کر ہم عشاء کی نماز تک گپ شپ کرتے رہے۔ نماز پڑھ کر استاد عمر دراز بیٹھک ہی میں رائفل اٹھا لایا اور مجھے نشانے بازی کے متعلق خاص باتیں بتانے لگا۔ بولا، پتا ہے فائر پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز کون سی ہے؟ میں بغیر کسی جھجک کے بولا، ہوا۔ اس نے تحسین آمیز انداز میں سر ہلایا۔ گڈ۔ فائر پر اثر انداز ہونے والے امور میں ہوا سب سے اہم ہے، اور یقیناً تم جانتے ہوگے کہ جوں فاصلہ بڑھتا جائے گا فائر ہونے والی گولی پر ہوا کا اثر بڑھتا جائے گا۔ ایک سنائپر نے لمبے فاصلے سے ہدف کو نشانہ بنانا ہوتا ہے، اس لیے اسے ہوا کی اقسام، فائر شدہ گولی پر ہوا کا اثر اور اس کے تدارک کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پر ہوا کی 4 اقسام ہوتی ہیں: ہلکی ہوا، درمیانی ہوا، تازہ ہوا اور تیز ہوا۔ استاد عمر دراز ہوا کے فائر پر اثر انداز ہونے پر تفصیل سے روشنی ڈالنے لگا۔ ان باتوں میں اکثر باتوں کا مجھے پہلے سے پتا تھا، مگر کافی باتیں نئی بھی سننے کو ملی۔ ہوا کے تذکرے کے بعد وہ دھوپ، دھند، ٹھنڈ، بارش، نمی، درجہ حرارت اور گیلے ایمونیشن وغیرہ کے بارے میں بھی تفصیل سے بتانے لگا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا، میں جانتا ہوں تقریباً یہ تمام باتیں تمہیں پہلے سے معلوم ہوگی، مگر میں چاہ رہا تھا کہ دہرائی ہو جائے تاکہ کل عملی طور پر بروئے کار لاتے وقت یہ باتیں ہمارے ذہن میں ہوں۔ میں نے کہا، نہیں سر، تمام تو نہیں، البتہ اکثر باتیں میرے علم میں تھیں۔ وہ بولے، اچھا، اب سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے، صبح انشاءاللہ عملی طور پر مشق کریں گے۔ میں نے کہا، سر ایک بات پوچھنا تھی۔ اسے جانے پر آمادہ دیکھ کر میں نے اپنے دل کی خلش دور کرنا چاہی۔ بولے، ہاں پوچھو۔ میں نے کہا، سر یہ یوسف خان کون تھا؟ استاد عمر دراز نے حیرانی سے پوچھا، کون یوسف خان؟ میں نے کہا، وہ جس دن ہم شادی کے سلسلے میں یہاں آئے تھے اس دن ایک بھائی نے میری تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے یوسف خان کی طرح دلہن والوں کی شرط پوری کی ہے۔ استاد عمر دراز مسکرایا۔ خیر، یہ تو اس نے مبالغہ آرائی سے کام لیا تھا۔ میں نے کہا، یہ تو ہے سر، وقتی جوش میں آ کر کافی حضرات مبالغہ آرائی میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ وہ بولے، ویسے تم نے یوسف شیربانو کا قصہ نہیں سنا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں سر۔ استاد عمر دراز چند لمحے سوچ کر بولا، یہ بہت دلچسپ داستان ہے ذیشان۔ یوسف خان اور شیربانو اسی علاقے کے حقیقی کردار ہیں۔ یہ جو شیوا گاؤں سے ملحق پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے، اسے کرماڑ پہاڑی کہتے ہیں۔ اس کی چوٹی پر دونوں کا مزار بنا ہوا ہے۔ یوسف خان ترلاندی گاؤں کا تھا اور شیربانو شیرا گنڈ گاؤں کی تھی۔ یوسف خان والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور شکار کا شوقین تھا۔ اس کی ایک بہن بھی تھی جو اس سے چھوٹی تھی۔ وہ ہرن کے شکار کے لیے کرماڑ پہاڑی پر جایا کرتا تھا۔ وہ نہایت حسین و جمیل اور پرکشش جوان تھا۔ ایک دن شکار پر جاتے ہوئے اس کی مٹھ بھیڑ شیربانو سے ہو گئی، جو بذات خود حسن کا مجسمہ تھی۔ اسے دیکھتے ہی شیربانو دلہار بیٹھی۔ اب وہ روزانہ یوسف خان کا انتظار کرتی کہ اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا سکے، اور پھر زیادہ دن اس سے صبر نہ ہو سکا۔ اور ایک دن اس نے یوسف خان کو روک کر اپنے دل کا حال سنا دیا۔ اس کی شکل و صورت ایسی نہ تھی کہ یوسف خان انکار کے قابل ہوتا، وہ بھی دل و جان سے اس پر فریفتہ تھا۔ یوسف خان کا تعلق کسی امیر گھرانے سے نہیں تھا، اسی طرح شیربانو کا تعلق بھی سفید پوش طبقے ہی سے تھا۔ بظاہر ان کی محبت کی راہ میں کوئی رکاوٹ موجود نہیں تھی۔ بس یوسف خان شیربانو کا رشتہ لے کر اپنے سرپرستوں کے ہمراہ ان کے گھر پہنچ گیا۔ لیکن یہ تو اصول دنیا ہے کہ دنیا والے محبت کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے رہتے ہیں۔ شیربانو کے حسن کی وجہ سے اس کے بھی کئی طلبگار تھے۔ شیربانو کے والدین نے یوسف خان کو ٹالنے کے لیے ایک بہت بڑی رقم کا مطالبہ کر دیا، اتنی رقم کہ اس کی ادائی یوسف خان کی بساط سے کیا، اس کے پورے خاندان کی بساط سے باہر تھی۔ مگر وہ عاشق صادق ذرا نہ گھبرایا اور شیربانو کے والدین سے مہلت طلب کر کے رقم کے حصول کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر اکبر بادشاہ کی فوج میں ملازم ہو گیا۔
وہ ایک اچھا سپاہی تھا۔ جلدی اس نے اکبر کی فوج میں اپنے قدم جما لیے اور پھر اس کی خوش قسمتی کہ کسی باغی ریاست کے نواب کی سرکوبی کے لیے اکبر نے ایک لشکر بھیجا اور یوسف کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اس مختصر لشکر کی سپہ سالاری اسے سونپ دی۔ اس جنگ میں یوسف خان کو فتح ہوئی۔ اکبر بادشاہ اس کی کارکردگی کے متعلق سن کر بہت متاثر ہوا اور اس نے خوش ہو کر اسے شرف ملاقات بخشا۔ دوران ملاقات اس نے یوسف خان سے اپنی فوج میں اس کی شمولیت کی وجہ دریافت کی۔ جواباً یوسف خان نے ساری کہانی کہہ سنائی۔ بادشاہ نے اسی وقت اتنی رقم یوسف خان کے حوالے کرنے کا حکم دیا جس سے وہ شیربانو کے والد کا مطالبہ پورا کر سکے، اور پھر رقم کی حفاظت اور یوسف خان کو بحفاظت اس کے علاقے تک پہنچانے کے لیے سپاہیوں کا ایک دستہ بھی اس کے ہمراہ روانہ کیا۔ یوسف خان قریباً 10 برس بعد وطن واپس لوٹ رہا تھا۔ اس کی بدقسمتی کہ جس وقت وہ اپنے علاقے میں پہنچا اسے اطلاع ملی کہ شیربانو کی شادی کسی اور سے طے پا گئی ہے۔ یوسف خان کو یہ اطلاع سوابی کے مشہور گاؤں دوبیان میں ملی۔ یوسف خان وہاں پڑاؤ ڈالنے کی تیاریوں میں تھا۔ یہ خبر سنتے ہی وہ بغیر کسی تاخیر کے شیربانو کے گاؤں شیرا گنڈا کی جانب روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ساری رقم شیربانو کے والدین کے قدموں میں ڈھیر کر دی، مگر اب اس میں ایک دوسرا خاندان بھی ملوث ہو گیا تھا۔ جس خاندان کے لڑکے سے شیربانو کی نسبت طے ہوئی تھی وہ ہتھیار سونت کر باہر نکل آئے اور لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے۔ یوسف خان بھی کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ اپنی جس محبوبہ کے لیے اس نے در در کی خاک چھانی تھی وہ اسے کسی دوسرے کے حوالے کرنے پر کیسے تیار ہو سکتا تھا۔ دونوں طرف کے جنگجو آمنے سامنے ہو گئے۔ گھمسان کا رن پڑا جس میں دونوں طرف کے کافی لوگ مر گئے۔ اس لڑائی میں فتح یوسف خان کی ہوئی اور بالآخر وہ شیربانو کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی دلہن کو لے کر وہ گھر پہنچا۔ وہ منتیں مرادیں پوری ہونے کی رات تھی۔ جب وہ اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھانے کے لیے نزدیک ہوا تو شوخ و شنگ محبوبہ نے ایک عجیب شرط رکھ دی۔ کہنے لگی، یوسف خان، جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو تم ہرن کے شکار کے لیے جا رہے تھے، اور اب میں منہ دکھائی میں بھی ہرن کے گوشت کی طلبگار ہوں، ایسا ہرن جو تم نے اپنے ہاتھ سے شکار کیا ہو۔ یوسف خان نے محبوبہ کی شرط پر سر تسلیم خم کیا اور رات کے اسی پہر تیر کمان اٹھا کر کرماڑ پہاڑی کی جانب روانہ ہوا۔ وہ محبوبہ سے وصل میں مزید تاخیر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے 2 پالتو کتے بھی اس کے ہمراہ تھے، اور پھر اس کی بدقسمتی کے پہاڑی کی بلندی پر اس کا پاؤں پھسلا اور محبوبہ کی شرط پوری کرنے کی حسرت دل میں لیے وہ قریباً 100 میٹر گہرائی میں جا گرا۔ وفادار جانور مالک کو گرتے دیکھ کر بھونکتے ہوئے واپس گھر کی جانب بھاگے۔ گھر والوں نے دونوں کتوں کی دردناک انداز میں بھونکتے دیکھ کر جان لیا کہ یوسف خان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ کتوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے جب وہ اس جگہ پہنچے تو یوسف خان اپنی آخری سانس لے رہا تھا۔ غم سے نڈھال محبوبہ نے بے تابانہ اپنے محبوب شوہر کا سر اپنی گود میں رکھا اور یوسف خان اسے حسرت بھری نظروں سے دیکھتا ہوا خالق حقیقی سے جا ملا۔ یوسف خان کو اسی پہاڑی کی چوٹی پر دفن کیا گیا۔ اس کے بعد شیربانو بھی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکی اور جلد ہی اس کی روح اپنے محبوب سے جا ملی اور اسے بھی اس کے محبوب کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی قبریں آج بھی اس پہاڑی کی چوٹی پر موجود ہیں اور محبت کرنے والے وہاں اپنی محبت کے حصول کے لیے دور دراز سے منتیں مانگنے آتے ہیں تاکہ ان کی محبت کامیابی سے ہمکنار ہو۔ اب یہاں منت پوری ہوتی ہے یا نہیں یہ تو خیر اللہ کو پتا ہے، مگر جوہلا نے عقیدہ یہی بنایا ہوا ہے۔ پشتو کے مشہور شاعر جوشی علی حیدر نے یوسف خان اور شیربانو کے متعلق کافی دردناک اشعار کہے ہیں جنہیں پڑھ کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ استاد عمر دراز وہ دردناک کہانی ختم کرتے ہوئے پوچھنے لگا، اب بتاؤ ذیشان، کیا تم نے یوسف خان کی طرح دلہن والوں کی شرط پوری کی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں سر، میں تو فی الحال یوسف خان کے گاؤں والوں سے فائرنگ کے ڈھنگ سیکھنے آیا ہوں۔ استاد عمر دراز بے ساختہ ہنس دیا، اچھا ٹھیک ہے، تم آرام کرو، انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی۔ میں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، انشاءاللہ۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔